दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान इतिहास के पाठ 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद से है। ये पाठ कैसे याद किया जाए, कम पढ़ाई करके भी ज़्यादा सफलता कैसे हासिल की जाए, तो इसके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया गया है। ये बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा ही छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे पॉइंट पे बहुविकल्पी प्रश्न बनाए गए हैं ताकि आप पाठ अच्छी तरह से समझ सकें, अच्छी तरह से आपको पाठ कंठस्थ हो सके, मेहनत कम हो, याद ज़्यादा हो, फ़ायदा ज़्यादा हो, नॉलेज ज़्यादा बढ़े। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट पे प्रश्न बनाया गया है और ये प्रश्न हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको इस पाठ के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा। इसका एक सेशन आपके पास पहुंच गया है। पहले तो विचार था कि इस पाठ से 3 सेशन भेजेंगे, पर कोशिश करके 2 सेशन में कर दिया गया है। एक सेशन आप पढ़ चुके हैं, दूसरा सेशन ये आपके पास पहुंच रहा है। 2 ही सेशन में पूरे पाठ को कंप्लीट किया गया है। तो चलिए बिना देरी लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1, धुरवा एवं बत्रा किस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय हैं? प्रश्न नंबर 1, धुरवा एवं बत्रा किस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय हैं? बस्तर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय हैं या संथाल परगना के आदिवासी समुदाय हैं या मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय हैं या छोटा नागपुर के आदिवासी समुदाय हैं? प्रश्न नंबर 1, धुरवा एवं बत्रा किस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय हैं? तो धुरवा और बत्रा बस्तर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय हैं। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखें। कुमरी एक झूम कृषि का प्रकार है। कुमरी एक झूम कृषि का प्रकार है। यह शब्द किस देश में प्रचलित है? प्रश्न नंबर 2, कुमरी एक झूम कृषि का प्रकार है। यह शब्द किस देश में प्रचलित है? तो इंडोनेशिया में प्रचलित है या अमेरिका में प्रचलित है या अफ्रीका में प्रचलित है या भारत में प्रचलित है? प्रश्न नंबर 2, कुमरी एक झूम कृषि का प्रकार है। यह शब्द किस देश में प्रचलित है? तो यह शब्द प्रचलित है भारत में। यह शब्द भारत में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत फसल हेतु बीज कब बिखेरे जाते हैं? प्रश्न नंबर 3, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत फसल हेतु बीज कब बिखेरे जाते हैं? अक्टूबर माह के दौरान, जनवरी माह के दौरान, नवंबर माह के दौरान या मानसून की पहली बारिश के बाद? प्रश्न नंबर 3, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत फसल हेतु बीज कब बिखेरे जाते हैं? तो अक्टूबर माह के दौरान, जनवरी माह के दौरान, नवंबर माह के दौरान या मानसून की पहली बारिश के बाद? तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा मानसून की
पहली बारिश के बाद। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, देश का पहला वन महानिदेशक डायट्रिच ब्रैंडिस को नियुक्त किया गया था। इनका संबंध किस देश से था? प्रश्न नंबर 4, देश का पहला वन महानिदेशक डायट्रिच ब्रैंडिस को नियुक्त किया गया था। इनका संबंध किस देश से था? जर्मनी से था, जापान से था, ब्रिटेन से था या इटली से था? तो देश का पहला वन महानिदेशक डायट्रिच ब्रैंडिस को नियुक्त किया गया या इनका संबंध जर्मनी से था। प्रश्न नंबर ए, इनको औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेजों ने बुलाया था जर्मनी से और भारत का पहला वन निदेशक इन्हें नियुक्त किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, मध्य भारत में कौन से वन समुदाय पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 5, मध्य भारत में कौन से वन समुदाय पाए जाते हैं? कराचा, कोरावा, बंजारा या बेगा? प्रश्न नंबर 5, मध्य प्रदेश में कौन से वन समुदाय पाए जाते हैं? कराचा, कोरावा, बंजारा या बेगा? तो मध्य भारत में कौन से वन्य समुदाय पाए जाते हैं? तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा बेगा। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा बेगा। मध्य भारत में कौन से वन समुदाय पाए जाते हैं? तो बेगा वन समुदाय पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, कलांग किस देश से संबंधित हैं? कलांग किस देश से संबंधित हैं? जावा से संबंधित हैं, बस्तर से संबंधित हैं, जावा से संबंधित हैं, इंडोनेशिया से संबंधित हैं या छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं? प्रश्न नंबर 2, कलांग किस देश से संबंधित हैं? तो कलांग का संबंध है जावा देश से। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कलांग लोगों को उनके किस कार्य में दक्षता के कारण जाना जाता है? कलांग लोगों को उनके किस कार्य में दक्षता के कारण जाना जाता है? वनों की कटाई में दक्षता के कारण या वन काटने का प्रशिक्षण देने में दक्षता के कारण या धारा प्रवाह बोलने में दक्षता के कारण या खेती में दक्षता के कारण? प्रश्न नंबर 6, कलांग लोगों को उनके किस कार्य में दक्षता के कारण जाना जाता है? तो कलांग लोगों को वनों की कटाई में दक्षता के कारण जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, जावा में वन प्रबंधन किसके अधीन था? जावा में वन प्रबंधन किसके अधीन था? ब्रिटिश के अधीन था, डच के अधीन था, फ्रेंच के अधीन था या पुर्तगाली के अधीन था? प्रश्न नंबर 8, जावा में वन प्रबंधन किसके अधीन था? ब्रिटिशों के अधीन, डचों के अधीन, फ्रेंच के अधीन या पुर्तगाली के अधीन? तो जावा में वन प्रबंधन डचों के अधीन था भाई। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, डचों के अधीन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, नए वन्य कानून के लागू होने के बाद कौन सा नया व्यवसाय
अस्तित्व में आया? प्रश्न नंबर 9, नए वन कानूनों के लागू होने के बाद कौन सा नया व्यवसाय अस्तित्व में आया? जुताई आई, या जंगली रबड़ के पेड़ों से लेटेक्स एकत्र करना व्यवसाय अस्तित्व में आया, या शिकार करना व्यवसाय अस्तित्व में आया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 9, नए वन कानून के लागू होने के बाद जंगली रबड़ के पेड़ों से लेटेक्स एकत्र करना नया व्यवसाय अस्तित्व में आया। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। बस्तर कहाँ स्थित है? बस्तर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, या आंध्र प्रदेश में स्थित है, या उड़ीसा में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है? प्रश्न नंबर 10, बस्तर कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश। तो बस्तर स्थित है छत्तीसगढ़ में। बस्तर स्थित है छत्तीसगढ़ में। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। वर्तमान में जावा किस लिए प्रसिद्ध है? वर्तमान में जावा किस लिए प्रसिद्ध है? गेहूं उत्पादक द्वीप है, चावल उत्पादक द्वीप है, मक्का उत्पादक द्वीप है, या चाय उत्पादक द्वीप है? वर्तमान में जावा किस लिए प्रसिद्ध है? तो वर्तमान में जावा चावल उत्पादक द्वीप है। चावल के लिए प्रसिद्ध है, चावल उत्पादक द्वीप है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, वन अधिनियम द्वारा जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? वन अधिनियम द्वारा जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में, 2 श्रेणी में, या 3 श्रेणी में? प्रश्न नंबर 12, वन अधिनियम द्वारा जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? वन अधिनियम द्वारा जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो वन अधिनियम द्वारा जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, 3 श्रेणियों में। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रबड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है भाई, रबड़ के वृक्षों से क्या प्राप्त होता है? सिंटेक्स प्राप्त होता है, लेटेक्स प्राप्त होता है, कोटेक्स प्राप्त होता है, या आयोडेक्स प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 13, रबड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो रबड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है लेटेक्स। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र, विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र 1700 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच उद्योगों, कृषि भूमि, चारागाहों तथा जलावन के लिए लकड़ी हेतु काट दिया गया या साफ कर दिया गया? प्रश्न को फिर से समझें। विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्र 1700 ईस्वी से 1950 ईस्वी के बीच उद्योगों, कृषि भूमि, चारागाहों तथा जलावन के लिए लकड़ी हेतु काट दिया गया या साफ कर दिया गया? अब ऑप्शन देखें। 9.3%, या 8.5%, या 11.8%, या 10.3%।
तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा 8.5%। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 यहाँ भी है पर प्रश्न अलग है। औपनिवेशिक काल में वनों का तीव्रता से सफाया हुआ। औपनिवेशिक काल में वनों का तीव्रता से सफाया हुआ। भाई कैसे सफाया हुआ ये आप ऑप्शन में देखें। वाणिज्य की फसलों की मांग पूरी करने हेतु सफाया हुआ। वाणिज्य की फसलों की मांग पूरी करने हेतु सफाया हुआ, या वनों को व्यर्थ का समझना, या औपनिवेशिक अंग्रेज वनों को व्यर्थ समझ रहे थे, या लकड़ी की मांग पूरी करने हेतु, या लकड़ी की मांग पूरी करने हेतु, या उपर्युक्त सभी के कारण वनों का तीव्रता से भी सफाया हुआ। तो प्रश्न नंबर 14 औपनिवेशिक काल में वनों का तीव्रता से सफाया हुआ। तो ये वनों का सफाया कैसे हुआ? वाणिज्य की फसलों की मांग पूरी करने हेतु हुआ, वनों को व्यर्थ समझा गया, लकड़ी की मांग पूरी करने हेतु हुआ। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। 1850 के दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्लीपरों के लिए प्रतिवर्ष पेड़ काटे जाते थे। प्रश्न नंबर 15 1850 के दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्लीपरों के लिए प्रतिवर्ष पेड़ काटे जाते थे। 34,000 पेड़ काटे जाते थे, या 38,000 पेड़ काटे जाते थे, या 35,000 पेड़ काटे जाते थे, या 37,000 पेड़ काटे जाते थे। तो प्रश्न नंबर 15 1850 के दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्लीपरों के लिए प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ काटे जाते थे। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर भी है पर प्रश्न अलग है। संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाला वन समुदाय का नेता कौन था? प्रश्न नंबर 15 संथाल परगना में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाला समुदाय का नेता कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू थे, या बिरसा मुंडा थे, या सिद्धू थे, या गुंडाधुर थे। तो आप पिछले सेशन और प्रश्नों में देख चुके हैं। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से थे। आंध्र प्रदेश से थे। और बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के पठार से थे। छोटा नागपुर। सिद्धू संथाल से थे। संथाल, या गुंडाधुर बस्तर। तो अब आप समझ गए संथाल परगना में क्या आया। संथाल परगना में आया ऑप्शन सी, यानी प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सिद्धू और कान्हू ये दोनों संथाल परगना से थे जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय का नेतृत्व किया। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16 जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज शिकारी ने कितने बाघों का शिकार किया? भागों नहीं है, बाघों है। बाघों, समझिए, बाघों। जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज शिकारी ने कितने बाघों का शिकार किया? 100 बाघों का, 200 बाघों का, 300 बाघों का, या 400 बाघों का।
तो जारजीउल नामक अंग्रेज शिकारी ने कितने बाघों का शिकार किया? तो 400 बाघों का शिकार किया था। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, 400 बाघों का। प्रश्न नंबर 16, बस्तर के लोगों का मानना था कि उन्हें जमीन दी है। बस्तर के लोगों का मानना था कि उन्हें जमीन दी है जमींदार ने, धरती माँ ने, सरकार ने या राजा ने। प्रश्न नंबर 16, बस्तर के लोगों का मानना था कि उन्हें जमीन दी है जमींदार ने, धरती माँ ने, सरकार ने या राजा ने। तो ये बस्तर के लोग मानते थे कि उनको जमीन दी है धरती माँ ने। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 17, बस्तर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाला क्रांतिकारी कौन था? बस्तर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो कान्हू थे या सिद्धू थे या गुंडाधर थे या बिरसा मुंडा थे? तो अभी पिछले प्रश्न में व्याख्या में आपको बताया कि बस्तर जिले से ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह जिसने किया था उसका नाम गुंडाधर था। गुंडाधर ने बस्तर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। तत्कालीन समय में जंगलों में निवास करने वाले लोग किस वस्तु से धन अर्जित करते थे? प्रश्न नंबर 18, तत्कालीन समय में जंगलों में निवास करने वाले लोग किस वस्तु से धन अर्जित करते थे? फल से धन अर्जित करते थे, लकड़ी से धन अर्जित करते थे या तेंदू के पत्ते से धन अर्जित करते थे या महुआ के फल से धन अर्जित करते थे? तो तत्कालीन समय में जंगलों में निवास करने वाले लोग तेंदू के पत्तों से धन अर्जित करते थे, यानी प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, 19 आना चाहिए, 20 है, उधर डबल प्रश्न है। देखिए भाई, नंबरिंग आप लोग सुधार लेंगे, नंबरिंग में गलती हो जाती है। तो ये प्रश्न नंबर 20 देखें। भस्म करो भागोनीत किस क्षेत्र से संबंधित है? भस्म करो भागोनीत किस क्षेत्र से संबंधित है? सुमाजा से, हालैंड से, जावा से या भारत से? तो सुमाजा नहीं है, सुमात्रा है भाई, ये सुमात्रा है। सुमात्रा। तो प्रश्न नंबर 20, भस्म करो भागो नीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भस्म करो भागोनीत किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है जावा से। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, जावा से। अगले प्रश्न पे आ जाएं। घुमंतू खेती को और किस नाम से जाना जाता है? घुमंतू खेती को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 21, मिश्रित खेती से, मिश्रित कृषि से या आदम कृषि से या शोधन कृषि से या आधुनिक कृषि से? मिश्रित खेती को और किस नाम से जाना जाता है? घुमंतू खेती को और किस नाम से जाना जाता है? तो घुमंतू खेती को जाना जाता है आदिम कृषि से। घुमंती खेती को और किस नाम से जाना जाता है?
तो घुमंतु खेती को जाना जाता है आदिम कृषि से। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है भाई, तो यहाँ लिख देते हैं आदिम कृषि से। समझिए, आदिम कृषि से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस स्थान पर 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? प्रश्न नंबर 22, किस स्थान पर 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? देहरादून में स्थापना की गई, या बस्तर में, या बेंगलोर में, या नागपुर में? तो किस स्थान पर 1906 ईस्वी में इंपीरियल वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई? तो देहरादून में 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। घुमंतु खेती को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? घुमंतु खेती को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा नाम से जाना जाता है, चितमेने नाम से जाना जाता है, चेने नाम से जाना जाता है, या पोडो नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 23, घुमंतु खेती को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? तो घुमंतु खेती को श्रीलंका में जाना जाता है चेने या चेना नाम से। चेने या चेना नाम से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखें। किस अवधि के दौरान 80,000 बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए इनाम के लिए मार डाले गए? किस अवधि के दौरान 80,000 बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए इनाम के लिए मार दिए गए? तो ये 1815 से 1920 के बीच मार दिए गए, या 1885 से 1995 के बीच मार दिए गए, या 1805 से 1923 के बीच मार दिए गए, या 1875 से 1925 के बीच मार दिए गए? तो प्रश्न नंबर 15, किस अवधि के दौरान 80,000 बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए इनाम के लिए मार डाले गए? तो ऑप्शन डी सही होगा, 1875 से 1925 के बीच। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। सबसे अच्छे वन कहलाते हैं? सबसे अच्छे वन, भाई सबसे अच्छे वन कौन से कहलाएंगे? ग्रामीण वन, आरक्षित वन, दुर्गम वन, या मैदानी वन? सबसे अच्छे वन कहलाते हैं ग्रामीण वन, आरक्षित वन, दुर्गम वन, या मैदानी वन? तो सबसे अच्छे वन कहलाते हैं आरक्षित वन। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है? रोपण कृषि, गहन कृषि, मिश्रित कृषि, या झूम कृषि? प्रश्न नंबर 25, स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है? तो रोपण कृषि, गहन कृषि, मिश्रित कृषि, या झूम कृषि या खेती? तो स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम है झूम कृषि। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, सन 1600 में भारत के कितने भाग पर कृषि की जाती थी? सन 1600 में
भारत के कितने भाग पर कृषि की जाती थी? चौथे भाग पर, पांचवें भाग पर, तीसरे भाग पर या छठे भाग पर? प्रश्न नंबर 26, सन 1600 में भारत के कितने भाग पर कृषि की जाती थी? तो सन 1600 में भारत के छठे भाग पर कृषि की जाती थी। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, 19वीं सदी में इंग्लैंड की रॉयल नेवी हेतु जलयान निर्माण की समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या था? प्रश्न नंबर 27, 19वीं सदी में इंग्लैंड की रॉयल नेवी हेतु जलयान निर्माण की समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या था? शीशम के वनों की कमी, ओक के वनों की कमी, कीकर के वनों की कमी या ये सभी? प्रश्न नंबर 27, 19वीं सदी में इंग्लैंड की रॉयल नेवी हेतु जलयान निर्माण की समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या था? तो शीशम के वनों की कमी, ओक के वनों की कमी और कीकर के वनों की कमी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, चाय और कॉफी के बागान लगाए गए। चाय और कॉफी के बागान लगाए गए खनन बंद करके, कारखाने हटाकर, वनों को साफ करके, वन लगाकर। प्रश्न नंबर 29, चाय और कॉफी के बागान लगाए गए, खनन बंद करके लगाए गए, कारखाने हटाकर लगाए गए, वनों को साफ करके लगाए गए या वन लगाकर लगाए गए। तो चाय और कॉफी के बागान लगाए गए वनों को साफ करके। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। बहुविकल्पी प्रश्नों को और महत्वपूर्ण करके प्रश्न संख्या कम कर दिया हूँ ताकि ये 2 सेशन में आ सके। आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की यहाँ पे व्याख्या की जाएगी। तो आप यहाँ पे केवल प्रश्न रहेगा, सीधा हम व्याख्या करेंगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो चलिए भाई, पहला प्रश्न है, घुमंतू खेती पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। घुमंतू खेती पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, घुमंतू यानी घूमने वाले, घुमंतू खेती यानी कभी इधर खेती की जाए कभी उधर, इसी को झूम खेती या स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। ये खेती एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की पारंपरिक कृषि पद्धति है। ये उनके यहाँ पुरातन से व्यवस्था चली आ रही है। इस प्रकार की खेती में वनों के हिस्सों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है, जला दिया जाता है। उनके जो राख, जो उनकी पत्तियां जलकर राख का बन जाती हैं, तो वो खाद का काम, उर्वरता का काम करती हैं। मानसून की पहली बरसात के बाद राख में बीज बो दिए जाते हैं। जो जंगल काटे और जलाए जाते हैं, तो जो उनकी राख होती है उन्हीं में मानसून की पहली बरसात के बाद बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काट ली जाती है। इन भूखंडों पर 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है। अब देखिए कितना नुकसान हो रहा वनों का। वनों की कटाई करके उनको जलाकर केवल 1 या 2 फसल ली जा रही है और 12 से 18 साल तक उनको परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ से फिर जंगल पनप जाते हैं। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं।
अच्छा फिर से पनप जाएंगे तो फिर इनको काटा जलाया जाएगा, इनकी उर्वरता बढ़ाई जाएगी, फिर 1-2 साल बोया जाएगा। यानी कि जंगलों का मतलब शोषण किया जा रहा है 1-2 साल बो के, और उनके मतलब कटाई, उनके जलाने के कारण उनका नुकसान हो रहा है। और इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं। इसके कई स्थानीय नाम हैं, हर जगह के अलग अलग नाम हैं। मतलब इन स्थानांतरित या झूम कृषि या घुमंतू खेती के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया में क्या कहते हैं, इसे लादिंग कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में इसे लादिंग कहते हैं। मध्य अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, तो मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या कहेंगे, इसे चितमने, अफ्रीका में चितमने या तावी कहते हैं। अफ्रीका में चितमने या तावी कहते हैं। श्रीलंका में घुमंती खेती को क्या कहते हैं, श्रीलंका में घुमंती खेती को चेना कहते हैं। चेना श्रीलंका में कहते हैं। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धाया, हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए क्या बोलते हैं, धाया, या उसको परती भी बोलते हैं कहीं कहाँ पर। धाया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़ू, खदान और कुमरी, ऐसे कुछ स्थानीय शब्द हैं। अब मेन रूप से इसमें ये समझें कि घुमंतू खेती के लिए वनों की कटाई, उनको जलाया जाना, उन पर 1-2 साल खेती करना, 1-2 साल खेती करने के बाद उनको 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए छोड़ देना। फिर से उस पर नए नए पेड़ उगेंगे, नए सिरे से जंगल उगेंगे, और जब वो जंगल उगेंगे तो फिर से पेड़ों की कटाई कर देंगे और उस ज़मीन को खेती योग्य बना लेंगे। और इस प्रकार इनका घुमंतू खेती का कारोबार चलता रहता है और वनों का विनाश होता रहता है। तो आप इस प्रकार घुमंतू खेती की एक संक्षिप्त टिप्पणी पे लिखेंगे। और चलिए आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। वनों में रहने वाले लोगों के लिए वन उत्पादन किस प्रकार लाभदायक है। वनों में रहने वाले लोगों के लिए वन उत्पाद किस प्रकार लाभदायक है। तो वनों में जो लोग रहते हैं वो वन उत्पादों जैसे कंदमूल, पत्ते, ये तेंदुक पत्ता भी बताया गया, फल, उन वनों से जड़ी बूटियों का प्रयोग आदि कई चीज़ों के लिए किया करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य है, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट कर घर नहीं पहुंची हो। उसके पहले वो जो कंद फल हैं वो पौष्टिकता से भरपूर होते हैं, जो तुम्हारे हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। और अब उनके बारे में सोचिए, जो उन जंगलों में वनों में रहते हैं वो तो समझ लीजिए इसके बीच में रहते हैं, उनको आसानी से फल कंद मूल फल सब मिल जाता है और पौष्टिकता से भरपूर अब खुद तो खाते हैं, उनके परिवार भी खाते हैं और उनको मार्केट में बाज़ारों में निकलकर बेच भी देते हैं। जड़ी बूटियाँ भी जंगलों में रहते हैं। जब ये जो जड़ी बूटियाँ हैं कहाँ मिलेंगी, पहाड़ों पे, जंगलों पे, घास के मैदानों में। ये वनों में रह रहे हैं तो इनको जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी भी होगी और उस जानकारी होने से ये उसका दवा के रूप में प्रयोग करते हैं और इनके आय का एक जरिया बन जाता है। लकड़ी का प्रयोग हल और जुए जैसे खेती के औजार, आज हमारे सामने ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब है। ये जब की ये बात हो रही है तब हल बैल से खेती की जाती थी, उसमें हल लकड़ी का होता था, उनके बैलों के गले में जो लकड़ी का जुआठ पड़ा रहता था उसके द्वारा खेती होती थी और ये जंगलों से उनको सुलभ हो जाता था, जंगलों से मिल जाता था
और इसके लिए उनको बाजार में ना जा कर के अपने गांव के जो बनाने में होशियार रहते थे उनके पास जाकर बनवा लेते थे और बनों से अच्छा लाभ कमाते थे। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाए जा सकते थे। बाड़ा आप समझ गए होंगे, मतलब जैसे रहने के लिए चारों तरफ से बांस से घेर दिया जाता है, बीच में रहने का हो जाता है। उनके पशु जो रहते हैं उनके लिए बाड़ा बना लेते हैं। कहीं कहीं पर तो इन बांसों के द्वारा बाड़ा बनाकर यहाँ इंसान भी रहते हैं। इनके टोकरी बना लेते हैं, पंखे बना लेते हैं। तो इस प्रकार बांसों से भी इनको आमदनी, इनको सुविधा मिल जाती है और जंगलों में रहकर भी ये अच्छा जीवन जी सकते थे, जी रहे थे। पर इनके ऊपर इतनी समस्याएं, इतने काम इनके ऊपर औपनिवेशिक सरकार ने कर दिया था कि ये बेचारे परेशान रहते थे। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग आसानी से ले जाने वाली पानी की बोतल के रूप में करते थे। आप देखे होंगे लौकी, यहाँ लौकी विशेष रूप से जो गोल वाली लौकी होती है पक जाती है, सूख जाती है, तो उसको ऊपर से हल्का सा छेद कर दिया जाता है और उसके अंदर का जो बीज रहता है, जो उसका फल का गूदा रहता है, बाहर निकाल दिया जाता है और उसमें पानी भरकर जहाँ भी इनको जाना रहता है वहाँ जाते थे और वो पानी ठंडा बना रहता था। और इस प्रकार वनों में रहते हुए भी ये आसानी से एक दूसरी जगह ठंडा पानी लेकर पहुँच जाते थे, उसका उपयोग करते थे। तो वनों से इनको ये भी सुविधा मिल रही थी। वनों से ये पत्तों को जोड़ जोड़ कर पतरी बना देते थे जिसमें लोग खाना खाते हैं। पत्तल दोना का भी, ये जंगलों में रहते थे, पत्तल दोना की भी व्यवस्था करते थे। पत्तल दोना की व्यवस्था करके ये उसमें खाना खाए, पत्तल को फेंक दिया। दोने बनाए जा सकते थे, दोनों में खाने के बर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता था। पत्तलों को खाने के बर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता था। उनका प्रयोग किए, फेंक दिए, उनको बाद में जला दिए और वहाँ पे ये खाद का काम करता था। सेमूर, जैसे जो सेमर में जो कच्ची रुई निकलती है, ये कांटेदार छाल पर होती हैं। इस छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं और इन सेमूर के ऊन से सूती रेशमी वस्त्र भी बनाए जाते थे जिससे इनको कपड़े की भी सुविधा हो जाती थी। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था। महुए के पेड़ से जो उसका फूल होता है उसको खाना बनाने में प्रयोग करते थे, लकड़ी को खाना पकाने में प्रयोग करते थे और रोशनी के लिए तेल, खाने के लिए भी तेल आदि का प्रयोग कर लेते थे। तो वनों में रहते भी ये अपने जीवन यापन को सुगमता से जी लेते थे। पर दिक्कत कहाँ पे थी? जो वनों में रहते थे इनके ऊपर औपनिवेशिक सरकार ने इतने काम बता दिए थे, इतने काम थोप दिए थे कि ये बेचारे वनों में रहने वाले लोग परेशान रहते थे। पर उस परेशानी के बावजूद भी ये वहाँ पर लाभदायक स्थिति में रहते थे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, इसको बार बार देखेंगे आप लोग ना। जब बार बार देखेंगे तो आपको आसानी से आप लिख ले जाएंगे। बहुविकल्पी तो लिखना आप लिए ज़रूरी हो जाएगा, पर इसको बार बार सेशन को देखेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। भारत में व्यावसायिक वानिकी कब और क्यों आई? भारत में व्यावसायिक वानिकी कब और क्यों आई? इसे अमल में लाने पर इसने भारत के वनों में निवास करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव डाला? तो भारत में व्यावसायिक वानिकी कब और क्यों आई? प्रश्न ये है। तो अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी ना कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों के अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे।
तो इस जंगलों की कटाई कम हो, व्यापारियों के द्वारा अंधाधुंध कटाई कम हो, जंगलों का सदुपयोग हो। इसलिए उन्होंने जर्मनी के एक विद्वान थे जिनका नाम था डायट्रिच ब्रैंडिस। ये वन विशेषज्ञ थे। वनों के बारे में इनका मतलब ऐसा ज्ञान था कि कैसे वनों को बढ़ाया जाए, लोगों की जो शोषण कर रहे हैं, लोग अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, उससे कैसे निपटा जाए। तो इनको सलाह लेने के लिए बुलाया गया। जब ये भारत आए तो अंग्रेज़ों ने देखा कि ये व्यक्ति के जो विचार हैं, इस व्यक्ति का जो ज्ञान है, इसके द्वारा वनों की जो अंधाधुंध कटाई है उस पर रोक लगाई जा सकती है। और जब ये देखा कि ये व्यक्ति योग्य है तो इसको देश का पहला महानिदेशक नियुक्त कर दिया। किसने? अंग्रेज़ों ने देश का पहला महानिदेशक नियुक्त कर दिया। ब्रैंडिस ने अनुभव किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करें और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करें। ब्रैंडिस ने 1864 में क्या किया भाई? भारतीय वन सेवा की स्थापना करवा दी। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना करवा दी। और 1865 में क्या किया? भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दे दिया। यानी भारतीय वन अधिनियम भी लागू हो गया, नियम बनाए गए, नियम को लागू किया गया। इस तरह पूरी प्रणाली कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दी गई। अब न तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होगी, न वनों का शोषण होगा। बिना गवर्नमेंट के राय के, बिना गवर्नमेंट की इजाज़त के पेड़ों की कटाई और पशुओं की चराई जैसी गतिविधियाँ पर पाबंदी लगा दी गई। बिना इनके आज्ञा से न पेड़ों की कटाई होगी और न पशुओं की चराई होगी। ताकि लकड़ी के उत्पादन हेतु वनों को संरक्षित किया जा सके, पाबंदी लगा दी गई। फिर भी लकड़ी के उत्पादन हेतु वनों को संरक्षित किया जा सके। जब पाबंदी लगेगी तभी लकड़ी का उत्पादन होगा। यदि कोई इस तंत्र की अवमानना करता है, मान लीजिए यदि इस कानून को कोई नहीं मानता, तब क्या होगा? तो अवमानना करते समय अगर पेड़ काट रहा है, पेड़ काटते समय पाया गया तो उसको सजा देने का भी प्रावधान किया गया। कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से जंगलों वनों की कटाई नहीं कर सकता था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। देहरादून में हुई। जिस पद्धति की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, जिस पद्धति की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते थे। वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। वैज्ञानिक वानिकी में क्या हुआ? प्राकृतिक वनों में मौजूद विभिन्न प्रकार के पेड़ों को काट दिया गया। प्राकृतिक वनों में मौजूद विभिन्न प्रकार के पेड़ों को काट दिया गया। उनके स्थान पर एक ही प्रकार के पेड़, उनके स्थान पर क्या किया गया? जो पेड़ काटे गए उनके स्थान पर एक ही प्रकार के पेड़ सीधी लाइन में लगाए गए, यानी व्यवस्थित रूप से किया गया और इन्हें बागान कहा गया। वन अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया। भाई जब इतना काम हो रहा, कानून बन गया, नियम बन गया, तो सर्वेक्षण करना चालू हो गया अधिकारियों द्वारा। विभिन्न प्रकार के पेड़ों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का आकलन किया गया। वन प्रबंधन के लिए कार्य योजनाएं बनाई गई। उन्होंने तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाए। कौन? वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने ये तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाए। इन्हें काटे जाने के बाद क्या करेंगे? इनके स्थान पर व्यवस्थित दूसरे पेड़ लगा दिए जाएंगे। दूसरे पेड़ लगाए जाएंगे ताकि वनों की कमी ना हो, वनों का शोषण ना हो। पेड़ काट के जो महत्वपूर्ण पेड़ थे जिनकी आवश्यकता थी उनकी कटाई की जाने लगी और कटाई के बाद खाली ज़मीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने लगे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए, यानी कि उसका देश के विकास में इस्तेमाल किया जाए।
भारतीय वन अधिनियम ने भारतीय वन के निवासियों के लिए कई प्रकार से प्रभावित किया। जैसे क्या करते थे, उनके सभी दैनिक कार्य, अपने घरों के लिए लकड़ी काटना, अपने पशुओं को चराना, कंद मूल एकत्र करना, शिकार एवं मछली पकड़ना सभी गैर कानूनी हो गए। क्या किया गया? गैर कानूनी बना दिया गया। दैनिक कार्यों को, दैनिक कार्य मतलब चरागाह, आए दिन पेड़ों को काट लाना, लकड़ी के लिए उपयोग करना, कंदमूल फल एकत्र कर लेते थे, मार्केट में बेच देते थे, शिकार मछली पकड़ते थे वहाँ पे जहाँ पे तालाब जैसा होता था, ये सब गैर कानूनी घोषित हो गया। अब लोग वनों से लकड़ी चुराने पर बाध्य हो गए। भाई जब कानून बन गया, वहाँ से लकड़ी काट नहीं सकते, चरागाह के लिए पशुओं को चरा नहीं सकते, कंदमूल फल वहाँ से ला नहीं सकते, तो मजबूरी है। अभी तक खुलेआम उसका उपयोग करते थे, अब पाबंदी लगा दी गई, गैर कानूनी हो गया, तो लकड़ी चुराने पर बाध्य हो गए। और यदि वे पकड़े जाते तो उन्हें वन संरक्षकों की दया पर होते थे। यदि वो चोरी से लकड़ी काट रहे हैं या चरागाही कर रहे हैं तो जो वन संरक्षक थे उनकी दया पर होते थे, जो उनसे रिश्वत वसूल करते थे। पुलिस वाले एक वन रक्षक अपने लिए मुफ्त खाने की मांग करके लोगों को सताते थे। पुलिस वाले या वन संरक्षक जो थे, वन रक्षक अपने लिए मुफ्त खाने की मांग करके लोगों को सताने लगे। सरकार ने घुमंतू या झूम खेती पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अभी झूम खेती या घुमंतू खेती पर आपको बताया कि जंगलों को कुछ हिस्से को काट दिया जाता था, उनके पत्तों को, उनके जो छोटी छोटी टहनियाँ आती थी उनको जला दिया जाता था। बरसात के जो मानसून की पहली बरसात होती थी वहाँ पे फसल बो दी जाती थी। एक फसल लेने के बाद या 2-3 फसल लेने के बाद उनको 15-16 साल के लिए छोड़ दिया जाता था। तो उपजाऊ भूमि की बर्बादी इसको समझते थे, वैसे उपजाऊ भूमि की बर्बादी समझते थे, जो इसकी अपेक्षा रेलवे के लिए लकड़ी का उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जा सकती थी। समुदायों को बलपूर्वक वनों में, उनके घरों में विस्थापित कर दिया गया। जो समुदाय थे, वनों में रहने वाले लोग थे, उनको बलपूर्वक वनों में, उनके घरों में विस्थापित कर दिया गया। घुमंतू या झूम खेती करने वालों को अपने व्यवसाय बदलने पर मजबूर कर दिया गया। घुमंतू या झूम खेती करने वालों को अपने व्यवसाय बदलने पर मजबूर कर दिया गया, जबकि कुछ ने परिवर्तन कर विरोध करने के लिए बड़े और छोटे विद्रोहों में भाग लिया। तो इस प्रकार वैज्ञानिक डायट्रिच ब्रैंडिस के निर्देश में वनों का विकास हुआ। वन वानिकी आई, क्यों आई, इसके बारे में आप जानें। वनों के विकास के लिए क्या इन्होंने व्यवस्था की, इसके बारे में जानें। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस्तर के लोगों की अंग्रेजों की वन नीतियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी, इसके क्या परिणाम निकले। बस्तर के लोगों की अंग्रेजों की वन नीति के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी, इसके क्या परिणाम निकले। तो बस्तर के लोग उस समय चिंतित होते जब 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने 2/3 वनों को आरक्षित कर दिया। बस्तर के लोग उस समय चिंतित हो उठे जब 1905 में औपनिवेशिक यानी अंग्रेजी सरकार ने 2/3 वनों को आरक्षित कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण वन कौन थे? आरक्षित वन। और घुमंतू खेती पर या शिकार पर या अन्य उत्पादों के संग्रह पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव रख दिया। भाई घुमंतू खेती नहीं कर सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं, अन्य उत्पादों के संग्रह पर भी रोक लगा दिया। तो वन नीतियों का विरोध करने के लिए, ये जो वन नीतियाँ आई, इनका विरोध करने के लिए ध्रुवा संप्रदाय ने
धुरवा और बत्रा, धुरवा संप्रदाय ने इसमें पहल की, जहां सबसे पहली क्रांति की शुरुआत हुई। 1910 में आम की टहनियाँ, जो हरे कल्ले होते हैं, मिट्टी का एक ढेला, लाल मिर्च और तीर लेकर ग्रामीण गांव चक्कर काटने लगे। आम की टहनियाँ, मिट्टी का ढेला, लाल मिर्च और तीर लेकर गांव चक्कर काटने लगे। प्रत्येक ग्रामीण ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। ये लोग जो बगावत किए, धुरवा संप्रदाय के, बगावत करने वालों को भाई खर्चा भी लगेगा, और उस खर्चे के लिए ग्रामीणों ने कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूट लिए गए, ये लोग लूट लिए, धुरवा संप्रदाय के लोग जो अंग्रेजी गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। अधिकारियों एवं व्यापारियों के घरों, स्कूलों और पुलिस थानों को भी लूटा गया, जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। स्कूलों, पुलिस और थानों को लूट लिया गया भाई, जलाया भी गया, अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से अधिकतर लोग औपनिवेशिक राज और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे, जो अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, अंग्रेजों के पक्ष में थे। इन्हीं के ऊपर ये हमले हुए। अंग्रेजों ने इसका कड़ा प्रत्युत्तर दिया। अंग्रेज इसके दमन करने के पक्ष में आ गए और विद्रोह को दमाने के लिए सैनिक टुकड़ियां भेजी। सैनिक टुकड़ियां क्या करेंगी? अंग्रेज की जो सैनिक टुकड़ियां थी, आदिवासियों के तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी गई। ये भाई आदिवासी थे तो ये अपने तंबू में रहते थे, तो इनके तंबुओं पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। अब वहाँ पे लोग मरने लगे, भागने लगे। जिन लोगों ने बगावत में भाग लिया था उन्हें पीटा, मारा गया, उनको सज़ा दी गई। ज़्यादातर गांव खाली हो गए। भाई कौन वहाँ रहकर अपनी मौत को दावत देगा? अंग्रेज सीधा गोली चला रहे थे, तो लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। यद्यपि वे विद्रोह के मुखिया गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके। जो विद्रोह का मुखिया था गुंडाधुर, वो उसको कभी नहीं पकड़ सके। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यही रही। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यही रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। आरक्षण का काम, जो वनों को आरक्षित किया गया था, ग्रामीण वन, आरक्षित वन, इन वनों के जो आरक्षित क्षेत्रों को भी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया। आरक्षित क्षेत्र 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। तो इस प्रकार ये बस्तर में जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत हुई, विद्रोह हुआ, तो बस्तर के लोगों को इसका फायदा मिला। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा, बस्तर के लोगों को उसका लाभ मिला। और यहाँ तक कि बस्तर के जो मुख्य नेता थे गुंडाधुर को, उसको तो अंग्रेजों ने कभी पकड़ ही नहीं पाए। सबसे बड़ी जीत तो यही हुई बस्तर के लोगों की। तो इस प्रकार अंग्रेज भी सोचने पर मजबूर हुए कि इनके साथ गलत व्यवहार ना किया जाए। क्यों नहीं होंगे भाई मजबूर क्यों नहीं होंगे? ये स्थानीय लोग होकर इनके पास न पैसा है, न औजार है, न गोले बारूद हैं, फिर भी जब अंग्रेजों से टक्कर ले रहे हैं तो अंग्रेज सरकार मजबूर तो होगी। दमन नीति अपनाई, दमन के लिए ये तत्पर हुए, पर दमन आप तब कर पाते जब गुंडाधुर को पकड़ लेते हैं। गुंडाधुर को आप पकड़ नहीं पाए, और उसके बाद में जो आरक्षण की नीति थी उसमें भी आपको बदलाव करना पड़ा। तो यानी बस्तर के लोगों की, जहाँ तक हमारा विचार है, जीत हुई। अंग्रेजों की इस मुद्दे पे दमनकारी जो नीति अपनाए थे, हार हुई। तो चलिए इसी के साथ ये प्रश्न पूरा हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं थी? इधर भारत में देखा बस्तर, उधर जावा, और दोनों जगह औपनिवेशिक अंग्रेज वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं, तो ये देखते हैं। जैसे बस्तर कहाँ है भाई? बस्तर है छत्तीसगढ़ राज्य में। बस्तर जो एमपी को, मध्य प्रदेश को तोड़कर बनाया गया है, बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य में है। जबकि जावा कहाँ है? तो जावा इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में। यानी बस्तर भारत में, जावा इंडोनेशिया में। भारत अंग्रेजों व इंडोनेशिया डचों का उपनिवेश रहा। भारत में किसकी दबदबा था? भारत किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? डचों का। अतः बस्तर तथा जावा के वन प्रबंधन में कई समानताएं थीं। बस्तर और जावा के वन प्रबंधन में कई समानताएं थीं, जो हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अंग्रेजों के समान डच भी शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी चाहते थे। अंग्रेज के समान, जैसे अंग्रेज और डच दोनों शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी चाहते थे, इसलिए वन कानूनों को लागू किया। वही चाहते थे, वन कानूनों के द्वारा ही हम जो महत्वपूर्ण लकड़ियां हैं उन पर अपना अधिकार बनाए रखें, दोनों जगहों पे, बस्तर में भी और जावा में भी। डच व अंग्रेज उपनिवेशवादियों द्वारा वैज्ञानिक वानिकी आरंभ किया गया। दोनों के द्वारा, डचों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा, दोनों के द्वारा वैज्ञानिक वानिकी आरंभ कर दिया गया और अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड़ लगाए गए। यानी पेड़ काट के उनके स्थान पर नए पेड़ लगाए गए। यही है वानिकी, वैज्ञानिक वानिकी। तो ये अंग्रेजों ने भी किया, पुराने पेड़ों को काट कर नए पेड़ लगवाए, और डचों ने भी यही काम किया, पुराने पेड़ों को कटवा कर नए पेड़ आवश्यकता अनुसार लगाए। डच एवं अंग्रेज ने विभिन्न कानूनों के माध्यम से ग्रामवासियों की वन तक पहुंच पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। अंग्रेजों ने भी ये प्रतिबंध लगाया और डचों ने भी, कि इन कानूनों के माध्यम से ग्रामवासियों को रोका जाए, वनों तक न पहुंचने दिया जाए। अनेक प्रतिबंध लगाए। ग्रामवासियों को वनों से दूर रखने के लिए बहुत कोशिश किया और ग्रामवासियों को वनों से दूर करने में कुछ हद तक सफल ही हुई। दोनों ही प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी घुमंतू खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे पहले बताया, घुमंतू खेती क्या है? वनों को कटाई करके उनके पत्तों, टहनियों को जलाकर 1-2 साल खेती की जाती थी और बाद में 15-16 साल के लिए छोड़ दिया जाता था खाली। तो उन पर दोनों जगहों पर, बस्तर में भी और जावा में भी, यानी भारत में भी और इंडोनेशिया में भी, दोनों जगह स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोनों ही प्रदेशों में स्थानीय समुदायों की आजीविका का साधन छीन गया। भाई वो वन के द्वारा वो दवा और उद्योग धंधे, लकड़ी, ये सब प्राप्त करते थे। तो दोनों ही जगहों पर जब ऐसे ऐसे कानून बनाए अंग्रेजों और डचों ने, तो ये जो स्थानीय समुदाय थे उनकी आजीविका का साधन छिन गया, असंतोष फैल गया। दोनों जगहों पर, बस्तर यानी भारत में असंतोष फैल गया, जावा यानी इंडोनेशिया में असंतोष फैल गया, यानी दोनों जगह असंतोष फैल गया। उन्होंने शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दोनों जगहों पर विद्रोह हो रहा है, जावा में भी और बस्तर में भी विद्रोह कर दिया। बस्तर का मुख्य नेता कौन था? बस्तर में विद्रोह का मुख्य नेता गुंडाधुर था। मुख्य नेता नेथानार गांव का गुंडाधुर था। बस्तर जिले का नेथानार गांव का
गुंडाधुर था। वैसे ही इंडोनेशिया में जावा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रान दुबलातुंग गांव के सुरोंतिको सामिन नामक व्यक्ति ने विद्रोह किया। यानी बस्तर के नेथानार गांव का गुंडाधुर इधर भारत में था और उधर इंडोनेशिया के जावा में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व रान दुबलातुंग यहाँ पे देख लें भाई, नहीं तो आप गलत कहे। रान दुबलातुंग गांव है, गांव का नाम है भाई। गांव का कौन व्यक्ति था? सुरोंतिको। इस गांव का कौन था? सुरोंतिको। और बस्तर जिले का कौन था? नेथानार गांव का गुंडाधुर था। समझिए, अब इन दोनों ने विद्रोह किया और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया सोचने पे। दोनों जगहों पर वन अधिनियम बनाए गए, दोनों जगहों पर स्थानीय समुदाय को परेशान किया गया। दोनों जगहों पर स्थानीय समुदायों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और दोनों जगहों पर सरकार झुकने को मजबूर हो गई। दोनों जगहों के नेताओं को ना तो भारत के नेता गुंडाधुर को अंग्रेज पकड़ पाए, ना जावा इंडोनेशिया के जावा के नेता सुरोंतिको सामिन को डच पकड़ पाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बस्तर इंडिया, जावा इंडोनेशिया, दोनों जगहों के विद्रोह में काफ़ी समानता थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? प्रश्न 6, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? भाई, जब युद्ध होगा तो जंगल तो प्रभावित होंगे ही ना, सब जगह प्रभाव पड़ेगा युद्धों का। इसके अनेक कारण हैं कि युद्ध के दौरान वनों का पर क्या प्रभाव पड़ता है। कईयों कारण हैं। जब लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो जंगलों, पशुओं, स्थानीय लोगों सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा भाई। तो आधुनिक युग में आक्रमण से बचने के लिए सैनिक लोग क्या करते हैं? खुले स्थान छोड़कर वनों की छत्र छाया में स्थानीय लोगों के ऊपर जो खतरा मंडराएगा तो वनों की ओर भाग जाते हैं, वनों की छत्र छाया में चले जाते हैं ताकि उन पर कोई हमला न कर सके। तो एक तो वनों को बर्बाद कर देते हैं और बाकी बची खुची कसर शत्रु पक्ष के लोग पूरा कर देते हैं, क्योंकि वनों में जाके छिपे हैं। तो वनों से ही खाना, वनों से ही दवा, वनों का विनाश करते रहते हैं। और जब शत्रु उनके ऊपर वहाँ भी आक्रमण करने पहुँच जाते हैं तो जो कुछ बचा रहता है वो शत्रु पूरा कर देता है। जब अपने विरोधियों को ढूंढते ढूंढते वनों में घुस आते हैं दुश्मन, तो हर छिपने वाले स्थान को मिटाने के लिए वे अंधाधुंध वृक्षों की कटाई करते हैं। वृक्षों में के नीचे जंगलों में, वनों में लोग छिपे रहते हैं, तो वहाँ एक तो खाना खा रहे हैं, वहाँ से दवा यानी सब कुछ हो रहा है, वहीं से खाना, वहीं से रहना, वहीं पे सोना, वहीं से उद्योग धंधे जो थोड़ा बहुत करेंगे। पर जब शत्रु पहुँचेगा तो उन वनों की कटाई करेगा, जला देगा और उन लोगों को ढूंढ निकालेगा। इस प्रकार कुछ तो पक्ष वाले वनों को विनाश करेंगे और कुछ शत्रु पक्ष वाले वनों का विनाश कर देते हैं। युद्धों में व्यस्त होने के कारण बहुत से देशों का ध्यान वनों को सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के कार्यों से ध्यान हट जाता है और परिणाम स्वरूप बहुत से वन लापरवाही के शिकार हो जाते हैं और वनों का विनाश हो जाता है। युद्ध से संबंधित विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए
वे वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया करते हैं। भाई जब युद्ध होगा, महंगाई बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी, उनके पास कोई साधन नहीं है, तो वृक्षों की कटाई, जंगलों की कटाई करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़े से ही समय में हरे भरे वन गायब हो जाते हैं। कई बार देश अपनी सरकार जब देखती है, कई बार देश की अपनी सरकार जब देखती है कि उनके वनों पर शत्रु का अधिकार हो गया, तो स्वयं वनों को काटना शुरू कर देते हैं। भाई जैसे दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है और जिस देश का वन है वो देखता है कि हाँ, शत्रु पक्ष हमारे वनों पर कब्जा करने वाला है, तो अपने ही वनों को काटना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार भी वनों का नामो निशान मिट जाता है और जो कुछ बचा रहता है वो शत्रु विनाश कर देता है। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1 नवंबर 1939 को, उसमें इंडोनेशिया में यही हुआ था। जब वहाँ जापानी अधिकार की संभावना बढ़ गई थी, इंडोनेशिया में जब जापानी सरकार की संभावना बढ़ी, तो वहाँ डच की सरकार ने स्वयं अपने वनों को काट डाला और वनों का विनाश हो गया। तो इस प्रकार युद्धों का वनों के विनाश पर प्रभाव पड़ेगा, वनों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कई बार इन वनों पर अधिकार करने वाली शक्तियाँ, भाई ये इस पर हमारा अधिकार है, इस पर हमारा अधिकार है, इसको देखते हुए वनों की अंधाधुंध कटाई कर देती हैं, ताकि दूसरा पक्ष इन वनों में शरण न ले सके। और दूसरे विश्व युद्ध में इंडोनेशिया पर अपने अधिकार के समय जापान ने ऐसा ही किया। इस प्रकार इंडोनेशिया के वनों को दोहरी मार पड़ी। एक और इंडोनेशिया जापान की वजह से अपने जंगलों को काटा और जो कुछ बचा खुचा था उसको जापान ने काट दिया और इंडोनेशिया के जंगलों का विनाश हो गया। वन अधिकारियों और सरकारों को युद्ध में फंसा देकर बहुत से वनों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जिसे देखते हैं कि वन अधिकारी या सरकार युद्ध में फंस गई है, तो क्या करते हैं, जो आसपास के लोग हैं वो वनों को काटना शुरू कर देते हैं और वनों को काट कर वनों का विनाश करते हैं, ताकि उनको लकड़ी से आमदनी हो जाए, मार्केट में बेचेंगे, ज़्यादा लकड़ी मिलेगी तो मार्केट में बेचेंगे, और दूसरे उनकी खेती करने की भूमि को दायरा बढ़ेगा। भाई जंगलों की कटाई करेंगे तो एक तो लकड़ी मिल गया, और जो जंगलों की कटाई से ज़मीन खाली हुई उस पर वो कृषि करने लगते हैं। विशेषकर जिन लोगों को पहले वनों से बाहर निकाला गया था, वह फिर से वनों की अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो इस प्रकार युद्धों के द्वारा क्या करेंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों वनों के ही ऊपर वार करेंगे, दोनों वनों का ही विनाश करेंगे और युद्धों का वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। युद्धों के द्वारा वनों का विनाश होगा। स्थानीय लोग, शत्रु पक्ष के लोग, मित्र पक्ष के लोग, अधिकारी, सब लोग वनों के ही ऊपर अपना दारोमदार दिखाएंगे, वनों को ही काटने का प्रयास करेंगे, वनों का ही विनाश करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार युद्धों का वनों पर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है। तो चलिए, ये सेशन, पहला सेशन आपके पास पहुंच गया है। ये दूसरा सेशन में बहुविकल्पी प्रश्न हैं और साथ में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसको स्क्रीन पर टाइप नहीं किया गया है, ये प्रश्न लिखकर व्याख्या किया गया है। आप 2-3 बार व्याख्या सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और बहुविकल्पी प्रश्नों को नोटबुक में लिख लें। ये अगर समझ में आए 2-3 बार देखें, नोटबुक में लिख लें, ना समझ में आए तो बार बार देखें, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, अब ये जो सोच रहा था 3 सेशन में भेजूँगा, वो 2 सेशन में भेज दिया। 2 सेशन में गया आपके पास, महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंबाइंड किया, 2 सेशन में भेज दिया। अब अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।